नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पौड़ी जिले में इन दिनों कुछ अज्ञात असामाजिक व्यक्तियों द्वारा जंगलों में जबरन आग लगाए जाने के कारण धू धू कर जल रहे जंगलों से खाक होती वन संपदा और वन्य जीवों को बचाने के लिए इन घटनाओं पर अंकुश लग पाए, इसके लिए जिले का पुलिस प्रशासन अब लोगों से अपील कर रहा है। जो भी असामाजिक व्यक्ति जंगलों में जबरन आग लगा रहे हैं, उसकी सूचना आम लोग पुलिस को देने में अपना पूर्ण सहयोग करें, जिससे पुलिस इन असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में ला सके। सतपुली थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है। इस समय जंगलों में आग लगने की घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है और चारों तरफ जंगल धू धू के जल रहे हैं। ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक अपील है कि ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण अति आवश्यक है जो बिना आपके सहयोग के संभव भी नहीं है। ऐसे में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करने में हमारी मदद करें और ऐसे लोगों की सूचना गोपनीय ढंग से हमें जरूर दें, जिससे हम लोग ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकें और ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके और बनाने की घटनाओं को लगने से रोका जा सके। बिंदु खत्ता के संजय नगर द्वितीय स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में पहुंचे उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 80,000 आबादी वाला क्षेत्र होने और सालों के लंबे संघर्ष के बावजूद भी बिंदु खत्ता आज तक राजस्व गांव नहीं बन पाया। मौजूदा सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्व गांव के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। उन्होंने बिंदु खत्ता में फिलहाल पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से 10 सौर ऊर्जा जनित पंप देने का भी आश्वासन दिया। पिटोला बैंड से गाड़ी वहां जन से अल्लाह पिटोल दिने दे दीदी वहां तो 1982 की बात है। मैं आया था यहाँ पे, आप लोग आए, आपकी मेहनत आपकी पसीने से आज ये जमीन जो देख रही है ना, वास्तव में सोना उगलनी है। बिंदु खत्ता के बारे में पूरी सरकार उस पर विचार कर रही है, उसके समाधान कैसे निकले करके इस पर विचार कर रही है। हम लोग सब लोग इस पर बिंदु खत्ता जैसे बहुत सारे गांव हैं, हमारे 1 लाख की जनसंख्या है, बग्गा चौन है, आपके इसी जनपद में दम्मा धुआं है, हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी गढ़वाल मंडलों में बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे, लाखों की जनसंख्या वाले जो गांव हैं जो राजस्व है, जिनको सरकार से उनको उनके नाम से ज़मीन नहीं मिल पा रही, इस पर सरकार विचार कर रही है। देखो, ये राजस्व गांव की प्रक्रिया तो मैंने शुरू में कहा, आपने उसमें भी जो अभी बोला था उसमें भी कहा, ये मामला जो है कहीं कोर्ट में चला हुआ है, कहीं ये प्रदेश सरकार से, इसका केंद्र सरकार के उसमें, इस पर तो समय लगेगा इसको राजस्व गाँव होने में। क्या 2022 के चुनाव से पहले कुछ उम्मीद है? नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद थोड़ी छोड़नी चाहिए। उम्मीद से तो पूरे देश चल रहा है, विश्वास पर सब चल रहा है, उम्मीद रखनी चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कल मां गंगा किनारे बने 3 घाटों का लोकार्पण किया था। उसके बाद साधु संतों द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। आज मोहन भागवत हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचे और मां गंगा में स्नान किया। मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश की उन्नति की कामना की। मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में है। इस दौरान उनके द्वारा कई कार्यक्रम में शिरकत की गई। आज महाकुंभ 2021 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने हर की पौड़ी पवित्र ब्रह्मकुंड पर स्नान किया। जैसा कि पूरा देश और पूरे विश्व में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग हरिद्वार ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पुण्यदायी डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उसी में कल संतों के मुलाकात के बाद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी अपने सभी उत्तराखंड के संघ के साथियों के साथ गंगा स्नान किया। श्री गंगा सभा द्वारा उनका स्वागत किया गया, गंगा जल की भेंट की गई एवं आचार्य अमित शास्त्री जी द्वारा उनको गंगा पूजन किया गया। उत्तराखंड सरकार कितना ही दावा कर ले कि वह गरीबों की हितैषी सरकार है, मगर जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। सरकार की नौकरशाही ये भूल चुकी है कि उनको जनता की सेवा के लिए चुना गया है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। मामला जनजातीय क्षेत्र जौनसार के सहिया का है, जहां की विद्युत विभाग में हजारों रुपए के बिजली बिल ग्रामीणों को थमा दिए गए हैं। अब ये ग्रामीण बिलों को ठीक कराने के लिए कभी चक्राता तो कभी विकास नगर के धक्के खाने को मजबूर है। सवाल ये भी उठता है कि जब विद्युत विभाग द्वारा हर महीने बिजली के बिल दिए जाते हैं तो फिर इन ग्रामीणों के बिल हजारों में कैसे आ रहे हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वो समय पर अपने बिजली के बिल जमा कर देते हैं। जी रावत जी, क्यों आए थे यहाँ, क्या समस्या है? अरे समस्या ये है कि हमारा बिल ज़्यादा है, 20-22 हज़ार रुपये का बिल भेजा है, इसलिए हमें पहले चौड़ता गए, वहाँ से पूछ के फिर यहाँ विकास में रहे। तो क्या आपने कभी जमा नहीं किया था बिल? जमा किए हमने, पर लेकिन बिल जिनके भी, मेरे तो खैर बिल है ये, पर जितने भी लोग हैं ऊपर के सबके बिल यही आ रहे, ख़राब बिल है। किसी के 1 महीने का बिल है तो वो भी कम से कम 12-14 हज़ार से नीचे का नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस संबंध में एक जानकारी और देना चाहूँगा। सरकार ने अभी जो हमारे इसमें जो बिल आने थे, जो विद्युत विभाग वाले जो बिल जो जा रहे थे, और जिन लोगों का अतिरिक्त ब्याज इस पर पड़ रहा था, जो ब्याज जा रहा था, जो समय अवधि के साथ साथ अपना बिल जमा नहीं कर पाए थे, उस ब्याज ऋण को सरकार ने माफ कर दिया लोगों के लिए। इस संबंध में सरकार और शासन अपना कार्य कर रहा है। बाकी युवा मोर्चा जिला देहरादून ने व्यक्तिगत भाव से अपने इस संबंध को उठाने के लिए अधिकारी से बात करी। नहीं, वो मेरे पास भी फोन आए थे, लेकिन फिर इनसे भी इन्हीं से पता लगा कुछ बिलों में कुछ खराबी है, तो मैं एसडीओ साहब को मैंने भेज दिया है। अब उसमें जांच करके देख करके तभी पता लगेगा क्या परेशानी है। ऐसे कहना मेरे भी लिए सही नहीं है कि क्या गलती है उसमें क्या नहीं है, तो इसलिए जो है उसको जांच करके तभी पता लगेगा। क्योंकि इनसे मैंने पूछा, किसी का है नहीं उसमें, जो मेरे पास आए हैं इनमें किसी का बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मानसिक होने को कोई आ सकता नहीं। 1-2 फ़ोन मेरे पास भी आए हैं, मैंने उनको समझाया मेरे पास या तो बिल का कनेक्शन नंबर भेज दो, और या मैंने आज एसडीओ भी हैं वो प्रत्येक गांव में जाएंगे, वहाँ जिसकी प्रॉब्लम है वो पूरा देख करके एक्चुअल रीडिंग ले करके जो भी समस्या वो लेकर मुझे बताएंगे और उसकी समस्या का समाधान होगा बिल्कुल 100%। सर, जैसे 1 साल से रीडिंग नहीं ली गई है, तो जो ये रीडर आपके रखे हुए, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, की जाएगी। अगर कोई किसी गलती होगी तो की जाएगी। सर 22,000 का बिल आया है सर, अभी ये देखो आपके पास 22,000 का बिल है सर। तो ग्रामीण क्षेत्र में 22,000 का बिल अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है सर। बिल्कुल, लेकिन ये एक महीने का नहीं है ना, इसमें देखो टाइम पीरियड 2 साल का बिल है। तो क्या समय पे बिल नहीं दिए जा रहे, आप मानते हैं? हो सकता है अगर लेने वाले की भी थोड़ा सा होना चाहिए कि मेरा बिल नहीं आया तो सर बिल लेना चाहिए। वैसे तो आजकल ये है कि हैंड टू हैंड SBM मशीन से साथ बिल दिया जाता है, वहीं कहीं बिल बनता है एक साइड। वैसे घर पर बैठ के बिल नहीं बनता आजकल, उसकी रीडिंग पे फोटो खींचता है मीटर का, उस पर वहीं कहीं बिल दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी थी 2 साल से, अगर तो किसी से संपर्क करते कि भाई मेरा बिल नहीं मिला है, तो उसका बिल दिया जाता। सर संपर्क के लिए तो ग्रामीण आए हैं आपके पास, ये अभी भी आए हैं कि हमने तो पहले जमा किया है, आरोप जमा नहीं किया ना, दिखाई दे रहा, मैंने देख लिया इसमें जमा नहीं है। सर जैसे इसमें सिस्टम पर देख लिया मैंने, जमा नहीं आई। दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं सर, जैसे सैया में वो यहाँ नहीं आ सकते, तो क्या विभाग के द्वारा उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी वहाँ पे? सैया पर बिजली घर पर वहीं बिल ठीक भी हो रहे हैं, वहीं जमा भी हो रहे हैं। प्रत्येक बिजली घर पर वहीं जमा भी होते हैं, वहीं ठीक होते हैं। नवसृजन साहित्यिक संस्था द्वारा प्रकाशित काव्य संकलन सृजन सरोवर रुड़की का लोकार्पण एक भव्य समारोह में किया गया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण ने की, जबकि मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार डॉक्टर आनंद भारद्वाज रहे। विशिष्ट अतिथियों में शिक्षाविद डॉक्टर श्याम सिंह नाग्यान, साहित्यकार डॉक्टर गोपाल नारसन, मेयर गोपाल गोयल, मेयर विधायक ममता राकेश, नवसृजन संस्था संरक्षक सुबोध पुंडीर सरित, विमोचित काव्य संग्रह सृजन सरोवर के प्रधान संपादक SK सैनी रहे। संचालन संस्था के अध्यक्ष नीरज नैथानी, महासचिव क्रिसलय क्रांतिकारी और संस्था के कोषाध्यक्ष पंकज त्यागी असीम ने संयुक्त रूप से किया।
नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चेकिंग के दौरान सीपीयू और पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। सीपीयू ने स्कूटी से 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चरस की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। कुसुमखेड़ा का रहने वाला तस्कर नववर्धन तिवारी चरस को स्कूटी के अंदर छुपाकर ले जा रहा था, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुखबिर की सूचना के बाद एक स्कूटी सवार जिसने कि अपनी डिग्गी के अंदर बहुत अंदर छुपाकर एक थैले में 1150 ग्राम चरस छुपाई थी, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में उसे जेल भेजा जा रहा है। कायस्थ समाज की अग्रणी संस्था चित्रगुप्त मंडल द्वारा शिवालिक नगर स्थित सामुदायिक केंद्र फेज 2 में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्री चित्रगुप्त मंडल समिति के होली मिलन समारोह कार्यक्रम की शुरुआत चित्रगुप्त भगवान की स्तुति, आरती और वंदना कर की गई। संगीतमय संध्या के आयोजन के दौरान गायकों द्वारा होली के गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां पर सभी झूमने को मजबूर हो गए। कान्हा और राधा के भावपूर्ण नृत्य और बच्चों की मनवाहक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले सैनिकों के सामने जब देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान होने लगे तो यकीनन उनका नाराज होना स्वाभाविक है। दरअसल रुड़की में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाना था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से की गई। सभी राष्ट्रीय गीत पूरा भी नहीं हुआ था कि मंच पर मौजूद सभी नेता कुर्सियों पर विराजमान हो गए। जब राष्ट्रीय गीत के सम्मान में लोग खड़े रहे और मीडिया का कैमरा चलता हुआ देखा, तब मंचासीन नेताओं की आंखें खुली। तब जाकर वह भी खड़े हुए और राष्ट्रीय गीत को बीच में ही रुकवा दिया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कुछ पूर्व सैनिक नेताओं के सम्मान के चलते कार्यक्रम में होता विलंब देखकर नाराज होकर वापस लौट गए। नितिन भाई क्या होता ना, कह रहा डर हमको बुलाया 2 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई सम्मान नहीं है, ना कोई पानी की व्यवस्था ना कोई व्यवस्था है। 2 घंटा टाइम वेस्ट किया गया और कोई यहाँ नेताओं का सम्मान हो रहा है, किसी ने कोई सम्मान नहीं है। तो कहीं ना कहीं सभी सैनिकों में रोज देखने को मिला है, वापस उठ के आ गए हैं। बिल्कुल, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं दबावन से कि उन्होंने राजनीति करनी है, चमकाने को भाजपा का है, लेकिन हमको राजनीति नहीं करनी है। हम खुल के बोलते हैं सैनिक में रोज है। पूर्व सैनिक हैं आप कहीं ना कहीं, और राष्ट्रीय गीत का भी अपमान देखने को मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अपमान है। नेता लोग बैठे हैं कुर्सी पर, राष्ट्रीय गीत चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? इसका तो सरासर गलत है, तो अपमान वंदे मातरम का। ये आयोजन तो सैनिकों के लिए किया गया, लेकिन अभी उसमें सैनिकों को पूरा मान सम्मान जो फेयर नहीं हो पा रहा, महसूस कर रहे उतना सैनिक, क्योंकि सैनिकों ने तो वहाँ की लड़ाई लड़ी ना, बॉर्डर पे नहीं रखा। अब जो युवा है उसमें कुछ अपने फोटो खींचने में उनको घेर के खड़े हैं। और सम्मान है नेताओं का हो रहा है, और नेताओं का सम्मान हो रहा है। नेताओं का तो सम्मान हमेशा होना ही है, उसे कोई रोक नहीं। आज सैनिकों के सम्मान के लिए है, सैनिकों को होता, छोटे छोटे आदमियों का होता, बड़े आदमियों का इतना कहीं ना कहीं वंदे मातरम के बीच में भी कुछ वो भी हाँ उसमें डिस्टर्ब हुआ। लड़कियों को मतलब पूरा गाने के लिए उनको नहीं बोलना पूरा, लेकिन वो बीच में 2 लाइन के बाद ही लोगों ने समाप्त कर दिया। पदाधिकारी मंच पर बैठे हुए थे उस दौरान, हाँ वो समझा समाप्त हो गया, लेकिन वो चलता रहा। तो कहीं ना कहीं अपमान है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का। बस उसमें कुछ गड़बड़ेशन हो गया, सही नहीं हो पाया। पूरे प्रदेश में हर जिले में सैनिकों के सम्मान के कार्यक्रम कर रहा है जी। ये उस अवसर पर हो रहे हैं जब 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश के बनने की और 1 लाख के लगभग पाकिस्तान के सैनिकों का जो सरेंडर हुआ था, उसको पूरे देश को याद दिलाने के लिए, शहीद परिवारों के लोगों को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में सब जगह कर रहा है। सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो मैं उसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आया था। कार्यक्रमों में सब आ जाए, सब कार्यक्रम में सब आ जाए, मेयर पहुंचे, जिलाध्यक्ष विधायक भी है, मेयर भी है, सभी आए हैं, लेकिन जिला महामंत्री की ऑडियो वायरल हो रही है, कोई मजबूरी रही होगी। उसने 1 मिनट का मौन व्रत नहीं रखा, किसी का कार्यक्रम से उसका
पर नहीं हुआ। आपने बोला भी नहीं है। उसके प्रति श्रद्धांजलि है। लास्ट सवाल मेरा रहेगा मंत्री जी, कार्यक्रम के अंदर रुड़की के दोनों मंडल अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये रुड़की के युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, सूचना सबको होती है, किसी का कोई कार्यक्रम भी हो सकता है, कोई नहीं आया होगा किसी कारण से, इसका कोई आप तो छोटी छोटी चीजें ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे आप बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। प्रदेश के विधायी और संसदीय कार्य, शहरी विकास, आवास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित कक्ष में खाद्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गेहूं की प्रति हेक्टेयर खरीद को 30 क्विंटल से बढ़ाकर 45 क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इससे अब गेहूं के किसानों की अधिक खरीद संभव हो सकेगी और किसान अब अधिक लाभान्वित होंगे। मंत्री ने प्रदेश में खोले गए सभी धर्मकांटों में गेहूं की व्यवस्थित तरीके से तत्काल खरीद प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। खाद्य विभाग की आज बैठक थी, क्योंकि गेहूं हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ा है। गेहूं का उत्पादन भी बहुत अच्छा है, तो उसकी समीक्षा बैठक थी। तो आज समीक्षा में मैं समझता हूं संतोषजनक बात आई है कि हमने पैसे की भी व्यवस्था कर ली, बोरों की भी व्यवस्था कर ली है और कांटे हमारे चल भी गए, खरीद भी शुरू हो गई है और 15 मई तक हम उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा हमें लगता है। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इन्होंने किया था कि हम गेहूं खरीदेंगे 30 क्विंटल। अब आज हमने उसको बढ़ा के 45 क्विंटल कर दिया। जनता की मांग थी कि साहब 30 क्विंटल बहुत कम होता है, 30 क्विंटल बहुत कम होता है, इसको 50 करना चाहिए। जबकि डीएम की और कृषि विभाग की रिपोर्ट है कि इसको 22, 23, 24, 25 तक करना चाहिए, लेकिन हमने उसको 45 क्विंटल कर दिया है। इससे मैं समझता हूं लोगों का काम चल जाएगा और किसान का गेहूं आसानी से सब तुल जाएगा। और कंट्रोल की दुकान वालों के लिए भी हमने बहुत सोचा है। उनका मार्जिन मनी बहुत कम है, उनका ढुलान का पैसा बहुत कम है। तो एक 19 तारीख को हमने प्रदेश स्तरीय उनके नेताओं को 5 नेताओं को बुला करके पूरी अपने अधिकारियों के साथ बैठक रख दिए, ताकि उनका भी जो दिक्कत है वो दूर हो जाए और कंट्रोल के दुकानदार भी अपना भरण पोषण भी ठीक से करें और ईमानदारी से भी काम करें। उत्तराखंड में वनों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक ओर राज्य सरकार के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र द्वारा भेजे गए भारतीय वायुसेना के चॉपर आग बुझाने के अभियान में जुट गए हैं। केंद्र द्वारा भेजे गए दोनों एयरफोर्स के चॉपर टिहरी झील से पानी भरकर जंगलों की आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस अभियान में वन विभाग, पुलिस प्रशासन, फायर और एयरफोर्स की आजादी में काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 68 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि इस फॉरेस्ट सीजन में 1376 वन क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। इसके साथ ही सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह से वन अग्नि की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये जो लगातार जो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने में सूखे की स्थिति है और पिछले साल कोरोना काल में जो है बारिश भी अच्छी हुई थी, लोगों का मूवमेंट भी कम था, तो आगे जो है न के बराबर थी, तो फ्यूल लोड भी बहुत ज़्यादा है। और ये समय ऐसा ही है कि जिसमें साल के जंगल में भी और चीड़ में भी पतझड़ होती है और काफ़ी बड़ी संख्या में सूखे पत्ते जो हैं वो गिरते हैं और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो इन सब कारणों से जो है इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है और 2 अप्रैल को जो है काफ़ी बड़ी संख्या में आग की दुर्घटनाएं देखी गई थी। तो विभाग जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि जो भी एक तो दुर्घटनाओं को होने से रोकें और जो हो जाएं उनको जल्द से जल्द बुझाया जाए। और सभी अधिकारियों की जो है वो अवकाश उस पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने कार्यक्षेत्र में बने रहें और निरीक्षण करके उसका अनुश्रवण करें जो फायर फाइटिंग चल रही है।
मुख्यालय के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को अलग अलग जनपद अलॉट करके उनको भी भेजा जा रहा है समीक्षा करने के लिए, और अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए। और हमें जो है जिला प्रशासन और पुलिस दोनों से ही काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और डीएम टिहरी ने जो है 25 लाख रुपए डीएफओ टिहरी को अतिरिक्त उपलब्ध कराए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने जंगलों में लगी आग के लिए राज्य की भाजपा सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार ने वनागिनी से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। यही वजह है कि राज्य के जंगल धधक रहे हैं। यह हाल अप्रैल के पहले सप्ताह का है, तो आगे स्थितियां कितनी भयानक होंगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये उत्तराखंड में जो वनाग्नि है वो भयानक रूप लेती जा रही है। गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में जिस प्रकार से जंगलों में आग फैली है, इस बात से साबित हो गया है कि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के पास, राज्य के वन विभाग के पास इस जंगलों की आग से लड़ने का कोई तरीका इनके पास नहीं है। कोई तैयारी सरकार की नहीं थी। जिस समय फरवरी मार्च में जंगलों में आग के लिए लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी, आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आग लगी हुई थी, जो उनके यहां कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही थी, पूरी सरकार और पूरी पार्टी उसमें उलझी हुई थी, जिसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल अब तक जल करके राख हो गए। हजारों हेक्टेयर जंगल में आग का खतरा बना हुआ है। अनेक आबादी वाले इलाके इस समय आग की चपेट में है या आग से घिर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास कोई फुर्सत इस आपदा से लड़ने की नहीं थी। पूरा वन विभाग, पूरा आपदा प्रबंधन विभाग इस मामले में फेल हुआ है, और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिसको पहले एडवांस में तैयारी करनी चाहिए थी, और वो तैयारी इन्होंने नहीं करी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने टीकाकरण के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने का और लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दवाई भी, कड़ाई भी का अनुपालन अवश्य करें। गौरतलब है कि सचिवालय परिसर में कोविड-19 टीकाकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व वन प्रमुख जयराज ने उत्तराखंड जनसेवा मंच एक सामाजिक संगठन का गठन किया है। इसमें रिटायर्ड अधिकारियों, डॉक्टरों, वकीलों समेत समाजसेवियों को जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से गरीबों, मजदूरों और सरकारी सिस्टम से परेशान लोगों को उनका हक दिलाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में तमाम समस्याओं और संस्कृति के संवर्धन का भी कार्य किया जाएगा। इस मंच का मकसद है कि सिविल सोसाइटी को एम्पावर करे ये, और इसमें हम चाहते हैं कि हर शोबे के लोग, चाहे वो डॉक्टर हों, लॉयर्स हों, आम आदमी हो, सरकारी अफसर हों, रिटायर्ड हों, वो सब इसमें जुड़ें आकर के और जन कल्याण का काम करें, ताकि उत्तराखंड हमारा जो है और प्रगति करे और इसका नाम देश में और रोशन हो। ये इसका मकसद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।